नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कृष्णनाथ का यात्रा वृत्तांत स्पीति में बारिश। अब तक हमने पढ़ा स्पीति की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है, वहाँ पर कितनी आबादी है, कितना क्षेत्रफल है उसका। अब पढ़ते हैं हम आगे। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला, यानी कि जैसे का तैसे मिला, बिना किसी परिवर्तन के। अंग्रेज़ों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। अंग्रेज़ इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहौल स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। पहले सुपरिटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो का आशय है, वहाँ का स्थानीय शासक नोनो। स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से ये नोनो कार्य करता था, यानी कि कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर समर्थन करता था और ये नैनो वहाँ कार्य करता था ब्रिटिश भारत के समय में भी, यानी कि अंग्रेज़ों के राज्य में भी, और अभी भी वही करता है। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते हैं। कहने का आशय ये है कि यदि राजा नल के विषय में बात हुई है कि यदि राजा नल नहीं है तो राजा की उपस्थिति में रानी ही राजा के बराबर है। तो कहने का आशय ये है कि नोनो जो है वो राजा नहीं है, यद्यपि उसका अधिकार क्षेत्र दूसरे दर्जे के मजिस्ट्रेट के समान है, किंतु फिर भी यहाँ के लोग इसे अपना राजा मानते हैं, यानी कि राजा के समान दर्जा देते हैं। महत्वपूर्ण 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ लागू नहीं होते थे। विशेष दर्जा यानी कि ब्रिटिश भारत के जो अन्य दूसरे कानून जो समस्त भारत में लागू होते थे वो यहाँ नहीं होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनो को दिए गए, जिसमें माल गुजारी इकट्ठा करना, छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र कहाँ था? केलंग में। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का क्या हो गया? जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। कौन सा? लाहौल स्पीति देश का सबसे अधिक दुर्गम, यानी कि जहाँ पर जाना बहुत मुश्किल भरा हो। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थिति है। इसकी अक्षांशीय स्थिति देशांतरीय। ये चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है, यानी कि चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ है इसके। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। ये पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं, यानी कि बिल्कुल अलग थलग स्थिति हो जाती है इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है, वहाँ से स्पीति में आती है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में, अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है, यानी प्रेम है, लगाव है, जुड़ाव है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है, यानी कि वहाँ स्पीति प्रसिद्ध है, उसके अलावा पिन की घाटी भी प्रसिद्ध है। मान भाई से इसका किस्सा सुना है। अत्यंत बीहड़ और वीरान है, यानी कि एकदम जंगल है, एकदम वीराना है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है, यानी कि जहाँ पर लोग रहते हैं, बस्तियाँ हैं। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं कैसी आबाद है, आपको पता है। इनकी
बहुत कम लोग हैं, आबादी बहुत कम है, प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। ये बात हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो अचरज यह नहीं है कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं यहाँ इस दुर्गम स्थान पर। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। यानी कि जब जब लेखक ने स्पीति की भौगोलिक स्थितियों का जिक्र किया है तब तब लोगों ने यही कहा है कि ये लोग वहाँ पर क्यों रहते हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है घर को गर्म रख सके, वृत्ति नहीं है, यानी कि किसी प्रकार की सुविधाएं व्यवस्थाएं जो है वो नहीं है। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं? शायद वो अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए उधर ही बसे हुए हैं। अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, या तो फिर अपनी जन्मभूमि के प्रति ममता है उनकी तब रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ साथ ये सब कारण है। मैं नहीं जानता, लेखक कहते हैं हो सकता है कोई और भी बातें हों और उन बातों के साथ ये कारण भी हो, लेकिन मैं नहीं जानता कि उनके यहाँ पर बसने का कारण क्या है। मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसीलिए रह रहे हैं, और कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते। यानी कि तर्क से हम दूसरी बातें सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन लोगों का स्पीति में रहना हम तर्क से सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज़्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क्य है, तर्क के परे हैं। लेखक कहते हैं कि हमें तर्क से इतना मोह क्यों है, क्योंकि अधिकांश संसार जो है वो तो मोह से परे है, मोक्ष जो है वो भी मोह से परे है, अतर्क्य है, मोह से परे नहीं, तर्क से परे है। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे यानी हरियाली से रहित और भव्य है, बर्फ और हरियाली से रहित। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है, इनकी करुण पुकार। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है। यानी कि भगवान शिव का अट्टहास मुक्त हास से नहीं है, बल्कि बर्फ की करुण पुकार है, ठिठुरन है, गलन है और व्यथा है। फिसलन, गलन का आशय यानी कि जिसके अंदर धंस जाए, यदि पैर रखे जाए तो पिघलता हुआ बर्फ़ है, ठिठुरन है ठंड की, और चारों तरफ व्यथा ही व्यथा है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने की अभ्यासी है, वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं? यानी कि जो लोग सुंदरता को इंच भर भी नापते फिरते हैं, वे पहाड़ों के सौंदर्य को कैसे छोड़ सकते हैं? तो वे यह जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम, छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है। वो क्या है? वो हिमालय का तलुआ है, तलहटी है। शिवालिक या पीर पंचाल, ये क्या है? पहाड़ियाँ, चोटियाँ पर्वतों की। शिवालिक या पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है, यह तलहटी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है, इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियाँ हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंगम के अनुसार लाहौल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है। स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है इसकी। मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझें। बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में 2 चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। तो माने श्रेणी का क्या अर्थ है देखें, इसका क्या अर्थ है? कहीं ये बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। माने मंत्र क्या है बौद्धों का? ओम मणि पद्मे हूँ, ये बौद्ध संप्रदाय का माने मंत्र है। इनका बीज मंत्र है और इसका बड़ा महात्म्य भी है। उसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है। अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है, माने मंत्र का,
कि ये नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। इम्पीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। ये तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी, यानी कि अलग अलग होगी, चोटियों की अलग अलग ऊंचाई। तो इसमें छोटी छोटी चोटियां हैं, उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये मध्य हिमालय है, इसमें स्पीति स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से अधिक ऊंची है। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ। लेखक कहते हैं कि ऊंचाई की नाप से कुछ भी लेना देना नहीं मुझे, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है, यानी कि लोसर नामक किसान की यात्रा पर ऐसा काम कुछ किया था, बस वही बहुत है। अब ऐसा करने का कोई इरादा लेखक का नहीं है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना क्या है, मृत्यु के समान है, यानी कि अत्यधिक संकटमय है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना यानी कि उन चोटियों पर चढ़कर दिखाना और उनके गर्व को मिटाना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आए और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर चूर करें, यानी कि पहले तो खुद के अहंकार को मिटाएं, फिर इन पर चढ़ करके इन चोटियों के अहंकार को मिटाएं। उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त होता है, यानी कि जो सिर्फ युवावस्था में ही ये साहस का आनंद प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है। युवक युवतियाँ किल्लोल करें तो ये भी हर्षित हो, यानी कि बूढ़े लामाओं ने, यानी कि बौद्ध धर्मगुरुओं ने इन पर माने मंत्र का इतना जाप किया है यहाँ कि ये चोटियाँ उनके जाप से उदास सी हो गई है। तो यहाँ पर युवक युवतियों को किल्लोल करने से मानो चारों ओर का वातावरण फिर से हर्षमय हो जाएगा। अभी तो इन पर स्फीति का आर्तनाद जमा हुआ है, करुण पुकारे हैं। वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले। यह एक युवा निमंत्रण है, यानी कि युवाओं के लिए ये एक निमंत्रण है। अब देखिए, बात करते हैं स्पीति में ऋतुओं की। तो लाहुल की तरह ही स्पीति में भी दो ही ऋतुएं होती है। कहीं मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है, क्योंकि 6 ऋतुओं का अभ्यास है। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक बसंत ऋतु है, शेष वर्षा ऋतु होती है, यानी कि एक बसंत ऋतु और एक वर्षा ऋतु। बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है, यानी कि इतनी ठिठुरन होती है, इतनी ठंड होती है, कभी रहकर देखा जा सकता है और एहसास उसका किया जा सकता है। स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है और न वह गंध होती है, यानी कि जो चारों ओर फूलों के खिलने से जो वसंत ऋतु में सुगंध होती है, वैसी सुगंध यहाँ नहीं मिलती। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ़ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती है। मुंह हाथ जो खुले अंग है उनमें जैसे शूल की तरह चुभती है क्या ठंड। और स्पीति में देखो बरसात की क्या स्थिति है। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच पर के परे हैं। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कहाँ? स्पीति में बरसात का आनंद नहीं लिया जा सकता, बहुत कम, एक दुर्लभ वस्तु हो गई है बरसात वहाँ। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा, यानी कि यदि कालिदास का ऋतु संहार यदि इस जगह पर लिखा जाए तो बिल्कुल यहाँ बरसात ऋतु को तो इसमें मिटाना ही पड़ेगा, क्योंकि बरसात न के बराबर होती है। कालिदास ने वर्षा का क्या ठाठ है, बरसात ऋतु का बहुत सुंदर कालिदास ने वर्णन किया है। ये वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। तो ये वर्षा वर्णन किस प्रकार शुरू होता है ये हम पढ़ते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।